अगर आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा फटीग है, आपको थकान हो रही है, स्किन पिंच टेस्ट होता है कि आप एक चुटकी सी भरें और उसके बाद देखें कि आपकी स्किन कितनी जल्दी वापस से जा रही है। कैसे स्किन पे कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे मैंने अपनी स्किन पकड़ी और मैंने अपनी स्किन छोड़ी, ये फौरन चली गया, आई एम हाइड्रेटेड इनफ। लेकिन अगर ये आहिस्ता आहिस्ता करके जा रही है तो इसका मतलब इतना है कि आपका हाइड्रेशन स्टेटस अब जरा खतरे में है। किचन में सालन बना रहे थे, पसीने पसीने हुए थे और सीधे आके एसी खोल के बैठ आप गर्मी से आते हैं, एसी में आके बैठ जाते हैं, वो बॉडी टेम्परेचर ना मेंटेन नहीं कर पाता, इसकी वजह से हमें बुखार आ रहा हो तो फिर लोग कहते हैं लू लग गई है। हमें कैसे पता चलेगा कि हम हीट एक्सर्शन से हीट स्ट्रोक की तरफ जा रहे हैं? थकावट महसूस कर रहे होते हो, आपके पट्टे बहुत ज्यादा कर रहे होते हैं, आपकी बॉडी का कलर चेंज हो रहा है, आपको पसीने आते आते आपको पसीने आना बंद हो रहे हैं। बहुत सारे लोग ये भी करते हैं, किसी बाहर से आए और बिल्कुल पसीने में थे और आते ही सीधा नहाने चले गए। जब तक आपका पसीना खुश्क ना हो प्लीज आप नहाने के लिए मत जाएं। ना आते के साथ ही ठंडा बर्फीला पानी ये नहीं करना है। सुबह नाश्तों में आप पराठे, पाए, हलवा, पूरियां प्लीज इनसे थोड़ा अवॉइड करें। अस्सलाम वालेकुम। आज दोबारा हम एक ऐसे अहम मौजू पर बात कर रहे हैं जिसके बारे में बहुत सारी तदाबीर आती हैं, बहुत सारी वार्निंग्स आती हैं, बहुत सारे प्रिकॉशनरी मेजर्स बताए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद हम ये देख रहे हैं कि हर हफ्ते की बुनियाद पर, हर दिन की बुनियाद पर, चाहे कराची में हो, चाहे ओवरऑल पाकिस्तान में हो, केसेस बढ़ते जा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं हीट स्ट्रोक के हवाले से, हम उन सारे प्रिवेंटिव मेजर्स पर भी बात करना चाहते हैं जो ऑलरेडी गवर्नमेंट ने हम सबको बता दिए हैं, लेकिन उसके बावजूद केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। इस मौजू पर बात करने के लिए आज हमने स्टूडियो में दावत दी है डॉक्टर मिशा तारिक को, जो कि रजिस्टर्ड मेडिकल फिजिशियन है, इंडस हॉस्पिटल में मौजूद होती है और आज हमें ये बताएंगी कि हीट स्ट्रोक बेसिकली है क्या और ये केसेस पाकिस्तान के अंदर दिन ब दिन बढ़ते क्यों चले जा रहे हैं। तो अस्सलाम वालेकुम मिशा, आप कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल खैरियत से थैंक हूँ। यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम। और माय प्लेजर। जितना हमें आपके बारे में पता है, आपने कोविड के ज़माने के अंदर भी जो है वो फर्स्ट लाइन डॉक्टर्स के तौर पर काम किया, बहुत ज़्यादा सर्व किया। अभी भी आप बहुत सारे ऐसे मौज़ूआत पर बात कर रही होती हैं जिनके बारे में आप चाहती हैं कि लोगों को अवेयरनेस हो, शऊर हो और वो उससे फ़ायदा उठा सकें। आज हम बात करना चाह रहे हैं कि हीट स्ट्रोक, ये वो टर्मिनोलॉजी है जो 10 से 1 साल से जैसे ही गर्मियाँ आती हैं तो लोगों के अंदर एक खौफ सा आ जाता है कि अच्छा ठीक है, अब हीट स्ट्रोक होगा। हमने कोई 5 साल या 6 साल पहले ये भी देखा जब रमज़ान आया था, और रमज़ान के दौरान जो हीट स्ट्रोक वाले वाक़यात हुए थे कि उसमें सुपर हाईवे के ऊपर कराची में इज्तिमाई कब्रें तक बनानी पड़ी क्योंकि इतनी ज़्यादा अमवात हो गई थी। तो क्या ये, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पिछले 10 साल से ज़्यादा सुनने में आ रहा है, उससे पहले भी हीट स्ट्रोक होता था या नहीं होता था? बहुत शुक्रिया आपने मुझे इस मौजू पे बोलने का मौका दिया। असल में पहले ना हम थोड़ा-सा बैकग्राउंड जानते हैं कि ये सारी चीज़ें हो क्यों रही हैं। हमने जो डिफ़ॉरेस्टेशन की है, यानी हम जो जंगलात को काट रहे हैं, इसके अलावा फैक्ट्री का धुआँ, जो बाकी हमारी सारी चीज़ें हैं, इनकी वजह से क्या हुआ है कि अल्लाह ताला ने हमारी ज़मीन के इर्द-गिर्द एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाई हुई थी, ओज़ोन। ठीक है, वो क्या करती थी, जितनी भी ज़हरीली गैसें हैं, वो अपने पास एब्ज़ॉर्ब कर लेती थी। अब जब वो लेयर ख़त्म होती चली जा रही है, उसकी वजह से एक जो खौफ़नाक उसका जो एक हैज़र्ड है, वो ये हो रहा है कि हमारे पास हमारी एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड रुक गई है, हुँ। क्योंकि पौधों का काम ये होता था ये उसे जज़्ब कर लेते थे, तो ये हमारी एनवायरनमेंट में इतनी रहती नहीं थी। ठीक। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है क्योंकि ये ह्यूमिडिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है। अब मसला ये हुआ है कि जब ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है तो एनवायरनमेंट टेम्परेचर ऑटोमेटिकली रेज़ हो जाता है। जब ये कुछ सालों के अंदर अगर आप देखें तो ये केसेज़ हीट एग्ज़ॉशन के, हीट स्ट्रोक के, हीट रिलेटेड इलनेस बेसिकली हाँ। बहुत ज़्यादा बढ़ी है। ट्रू। तो ये एक छोटा-सा बैकग्राउंड है जो मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं हीट स्ट्रोक या हीट रिलेटेड इलनेस क्या है? हुँ। बेसिकली अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर, दिमाग के अंदर एक छोटा-सा एक हिस्सा रखा है जिसे हम कहते हैं हाइपोथैलेमस। ठीक है। इसका काम क्या होता है कि ये थर्मो रेगुलेशन का काम करता है। थर्मो रेगुलेशन का मतलब ये दर्जा हरारत को मेंटेन रखने में आपकी मदद करता है। ठीक है। जैसे सर्दियाँ होती हैं तो ये आपके पट्ठों को बोलता है कि वो सिकुड़ जाए थोड़ा-सा, जिसकी वजह से हमें शिवरिंग होती है और हमारा बॉडी टेम्परेचर वार्मर की तरफ रहता है। इसी तरह जब गर्मियाँ होती हैं तो हमारा हाइपोथैलेमस जो होता है वो हमारे बॉडी को वेज़ोडाइलेशन के लिए कहता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमें स्वेटिंग होती है, स्वेट ग्लैंड्स को हमारे कहते हैं पसीना प्रोड्यूस करें, पसीना निकलता है हमारा और अंदर का टेम्परेचर कूल हो जाता है, मेंटेन रहता है। 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक हमारा मेंटेन रहता है। ठीक है। अब हीट रिलेटेड इलनेस एक बहुत वास्ट टॉपिक है, इसी के अंदर हीट स्ट्रोक भी आता है, लेकिन इससे पहले हीट एग्जॉशन आती है। हीट एग्जॉशन हम बहुत सारी जगह पे देख सकते हैं, रोड
साइड पे भी आप देखें, घर में भी देखें, बहुत सारे लोगों का ऐसा होता है, बाहर से आ रहे हैं, बहुत पसीना आ रहा है, बहुत ज़्यादा उनको गर्मी लग रही है, पसीना आ रहा है, दिल की धड़कन तेज़ होना, तेज़-तेज़ साँस लेना, या ऐसा महसूस होना कि मैदे की तरफ या सीने के अंदर थोड़ी जलन महसूस होना, या तकलीफ़ होना, ये सारे हीट एग्ज़ॉशन के अंदर आते हैं, या मसल में क्रैम्प होना। इसमें बॉडी टेम्परेचर रेज़ हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक है। लेकिन अच्छी बात ये है कि जो पसीने आ रहे होते हैं ना, इसके ज़रिए कहीं न कहीं एक मेंटेनेंस का एक जो आपका चल रहा होता है, वो आपको ये पता होता है कि बॉडी टेम्परेचर शायद अगर बढ़ भी गया है तो मेंटेन वापस हो जाएगा। ठीक है। हीट स्ट्रोक एक बहुत सिवियर और एक बहुत इमीडिएट मेडिकल इमरजेंसी है, जिसके अंदर आपको हेल्प लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इसमें क्या हो जाता है, आपका बॉडी टेम्परेचर 104.7 फ़ारेनहाइट से बढ़ जाता है, या आप समझ लें 40 डिग्री सेंटीग्रेड से आपका बढ़ जाता है बॉडी ठीक है। टेम्परेचर। इसमें दूसरा नुकसान सबसे ज़्यादा ये होता है कि आपको स्वेटिंग नहीं हो रही होती है। आपका बॉडी टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, आपकी स्किन का कलर चेंज हो रहा है, आपकी स्किन जो है बहुत वार्मर है, बहुत ज़्यादा गर्म हो रही है, लेकिन स्वेटिंग नहीं हो रही है, ठीक है? और सबसे बड़ी चीज़ जो होती है, वो जब भी आपकी बॉडी हीट से एक्सपोज़ होती है, तो आपका पूरा जो मेंटेशन है, वो ख़राब हो जाता है। जिसमें मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि मेंटेशन से यूँ मुराद लीजिए कि आपको बहुत ज़्यादा अ, आप कन्फ्यूज़ रहता है पेशेंट, पेशेंट बहुत ज़्यादा अ, परेशान हो रहा होता है, तंग हो रहा होता है, और कुछ केसेस के अंदर पेशेंट बेहोश भी हो रहे होते हैं, ठीक है। कोमाटोज़ भी हो जाता है। तो ये जो चीज़ है ना, एक पूरी विशियस साइकिल चलती है जो हीट स्ट्रोक में होती है। हीट स्ट्रोक इज़ अ मेडिकल इमरजेंसी। बाकी लेकिन मिर्चा हमें कैसे पता चलेगा कि हम हीट एक्सर्शन से हीट स्ट्रोक की तरफ जा रहे हैं? आपकी बॉडी आपको साइन और सिम्पटम्स देना शुरू कर देती है। आप बहुत ज़्यादा फटीग महसूस कर रहे हो, थकावट महसूस कर रहे होते हो, आपके पट्टे बहुत ज़्यादा अकड़ रहे होते हैं, आपकी बॉडी का कलर चेंज हो रहा है, आपकी बॉडी गर्म हो रही है, ठीक है। आपको पसीने आते-आते आपको पसीने आना बंद हो रहे हैं, आपको और ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि जैसे आपको प्यास लग रही है बहुत ज़्यादा, आप हलकान हो रहे हैं, आपको चक्कर आ रहे हैं, आपको उल्टियाँ हो रही हैं। इसके ना बेसिकली अलग-अलग यूँ समझ लें मैनिफेस्टेशन होती है, स्किन पे, आपकी गट पे, आपकी आई पे। हुँ। आप हमारी आँखों के जो पुतले हैं, हुँ। वो थोड़ा पहले डायलेट होते हैं, उसके बाद फिक्स होना शुरू हो रहे होते हैं, और आप अपने हवास में आप यूँ समझ लें पेशेंट हवास भागता हो जाता है। राइट। तो ये एक बहुत अलार्मिंग साइन है कि पेशेंट जो है वो मल्टी ऑर्गन फेलियर की तरफ ना चला जाए, वो आपको साइन दे रहा होता है पूरा कि उसको हेल्प की ज़रूरत है। अच्छा, अमूमन हम ये समझते हैं कि अगर तो पसीने आ रहे हों तो हम फिर भी किसी को देख के कहते हैं कि हाँ, ये थका हुआ लग रहा है, या खुद भी समझता है। आपने कहा कि हीट स्ट्रोक में पसीना नहीं आता, सो अगर पसीना नहीं आ रहा तो ये भी तो है ना कि हम तो समझेंगे कि यार ठीक है, शायद मुझे लग रहा है लेकिन वैसे सब सही है। अच्छा, आप रोड साइड पे जा रहे हैं, फ़र्ज़ करें आपने देखा कोई मज़दूर है, हुँ। आप एकदम से देख रहे हैं कि वो बोरी उठा के जा रहा है और जाते-जाते वो एकदम से गिरा है। हुँ। बहुत तेज़ उस दिन गर्मी है, समझ लें बहुत बहुत ह्यूमिडिटी है, आपको खुद साँस लेने में दिक्कत हो रहा है, आपको हाँ। खुद लग रहा है कि बहुत मसला हो रहा है, एसी काम करना छोड़ दें। आपने देखा वो एकदम अपनी बोरी समेत नीचे गिरा, आप फ़ौरन भाग के गए, आपने देखा उसका टेम्परेचर आपको अच्छा खासा बढ़ा हुआ लगा, आ गया ना सिम्पटम कहीं न कहीं, हुँ। समझ में आ गया आपको इसको स्ट्रोक हुआ है। अब जब स्ट्रोक हो गया, अब ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना है? हाँ। मेरा ख़्याल है आपका क्वेश्चन भी फिर अच्छा, ये तो आपने बड़ी अच्छी सी मिसाल दे दी कि जो रोड साइड पर लोग हैं, अच्छा लेबर्स के साथ तो फिर भी मुझे लगता है वो खुद भी थोड़े माइंडफुल होते हैं और इर्द-गिर्द के लोग भी होते हैं। हुँ, मुझे बड़ा खूबसूरत लगता है कि कराची में मुख्तलिफ जगहों पर कैंप्स लगे हुए हैं, लोग ठंडा बिल्कुल। पानी दे रहे होते हैं, आइस पैक दे रहे होते हैं। हुँ, लेकिन मुझे यहाँ पर एक ज़ाती बात याद आ गई, जो ख़वातीन हैं, स्पेशली चाहे वो वर्किंग वूमेन हो, चाहे हाउसवाइफ हो, अगर वो बैक एंड फ़ोर्थ उनके किचन के चक्कर लग रहे हैं, वो हुँ, लॉन्ड्री कर रही हैं, अब बच्चों को नहला-धुला रही हैं, तो उसमें हुँ, ये होता है कि आपकी एक्सर्शन तो हो रही होती है। जो हुँ, आपने कहा हीट एक्सर्शन वाला पार्ट तो आई कैन रिलेट। हुँ। उनको क्या करना चाहिए? हम अमूमन ये करते हैं कि जी किचन में सालन बना रहे थे, पसीने-पसीने हुए थे और सीधे आके एसी खोल के बैठ गए। बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने। देखिए, पसीने आ रहे होते हैं तो इसका एक सेकंड पार्ट ये भी होता है कि इसका मतलब आपके जिस्म से मादनियात जा रहे होते हैं। हाँ। हमारी ख़वातीन में सबसे ज़्यादा मसला इतना है वो पूरे घर का ख़्याल रखती हैं सिवाय अपने आप के। ज़रूरत ही नहीं समझती। बहुत बहुत गलत है ना, आप ठीक होंगे तो पूरा घर है ना, हाँ, आपके होने से घर है। बिल्कुल। तो आपको सबसे पहले अपनी सेहत का ख़्याल रखना है। एक नॉर्मल इंसान को, एक अडल्ट को कम से कम 3 लीटर पानी पीना है। अब 3 लीटर पानी एक साथ बंदे को पीना बहुत मुश्किल है। हुँ। तो आप डिवाइडेड अपने ग्लास को इस तरह से बाँट लो कि आपको पता हो कि मुझे 10 ग्लास से 12 ग्लास पानी पीना ही पीना है दिन में। जी। अब आप वक़्फ़े से कर लो, अलार्म लगा लो अपना, या खुद अपने आप को याद दहानी करवा लें, या आप नमाज़ पढ़ती हैं तो आप उसके बाद रख लें कि मैं नमाज़ के बाद हुँ। 2 ग्लास पानी पीऊँगी, या इससे पहले पीऊँगी। आप इस तरह से अपने आप को याद दिलाएँ कि आपको पानी पीना है। हुँ। अगर आपको स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, आप ज़ाहिर-सी बात है किचन के अंदर हाँ। काम करें। किचन में काम करना पहले तो सलाम है उन माँओं को, उन बहनों को, उन बेटियों को जो इतनी गर्मी में अपने ख़ानदान वालों के लिए खाना पका रही हैं, हुँ। उनके लिए बहुत जद्दोजहद कर रही हैं।
उनको चाहिए कि वो अपना ख्याल इस तरह से रखें कि अपने पास ओरल रिहाइड्रेटिंग सोल्यूशन रखें। ओआरएस वगैरह हो गए, पीडियालाइट हो गए, ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, ये उनके लिए भी है। पानी में बोतल में एक जग में बना के रखें। ठीक है। विटामिन सी को बाकायदा अपनी रूटीन में शामिल कर लें। सुबह में वाइटा सी हो गई, कुछ भी हो गई, पानी के अंदर वो गोली डाल के घोल के वो पीना, कोई ठीक है। कोई उसमें मुज़ायक़ा नहीं है, कोई मुश्किल बात नहीं है। अपना खुद का ख़्याल रखें वो सबसे पहले, अपना वाटर इंटेक अच्छा करें। देखिए, अगर वो हाइड्रेट रहेंगी ना, तो बड़े कम चांसेस हैं कि उनको हीट एग्ज़ॉशन या स्ट्रोक अच्छा, या कुछ जैसे रिलेटेड डॉक्टर मिश्रा इलनेस हो। आपने ओआरएस की बात की और कैल्सी की बात की, तो अगर आप इसको थोड़ा-सा ज़्यादा एक्सप्लेन कर दें क्योंकि मेडिसिन्स का हमारे यहाँ ओवर यूज़ भी बहुत ज़्यादा होता है। मैं कहती हूँ टू सम एक्सटेंट हम जो ओवर द काउंटर ड्रग्स हैं उनको अब्यूज़ भी कर रहे होते हैं। बहुत। सो अगर ओआरएस पी सकते हैं क्योंकि ओआरएस से बीपी हाई होने का भी एक वो है ना, ऑब्वियसली उसमें नमकियात बहुत ज़्यादा होती है। सो किस रेशो से पीना चाहिए एक आम इंसान को जिसको अभी तक कोई ऐसे सिम्पटम्स नहीं है? देखिए, ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये आपके हाइड्रेशन स्टेटस के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है। सबसे पहले तो इंसान अपना हाइड्रेशन स्टेटस चेक करे। अगर कैसे? इस तरह से कि बहुत आसान सी बात है, अगर आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा फटीग है, आपको थकान हो रही है, स्किन पिंच टेस्ट होता है। वो आप अपने हाथ पे भी कर सकते हैं, अपने पेट पे भी कर सकते हैं। राइट। कि आप एक चुटकी सी भरें और उसके बाद देखें कि आपकी स्किन कितनी जल्दी वापस से जा रही है। अगर 2 सेकंड के इससे अंदर स्किन पे कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है। जैसे मैंने अपनी स्किन पकड़ी और मैंने अपनी स्किन छोड़ी, ये फ़ौरन चली गया, आई एम हाइड्रेटेड इनफ, तो मैं अच्छी खासी हाइड्रेटेड हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर ये आहिस्ता-आहिस्ता करके जा रही है, 2 सेकंड के टाइम से भी ज़्यादा अगर ये ले रही है, तो इसका मतलब इतना है कि आपका हाइड्रेशन स्टेटस अब ज़रा खतरे में है। अब आप ठीक है। डिहाइड्रेशन की तरफ जा रहे हैं। अगर आप डिहाइड्रेटेड हैं, तो फिर आपको ओआरएस का साशे आता है, आप 500 मिलीग्राम की बॉटल के अंदर या 1 लीटर के अंदर अगर आप ले रहे हैं, तो आप 2 ओआरएस के साशे डाल लें और पूरे दिन में पूरा दिन थोड़ा-थोड़ा पिए। करके वो पीते रहें। बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन ये है कि लोगों को लगता है वो ओआरएस का साशे एक ही दफ़ा के अंदर हमें पूरी बोतल में ख़त्म कर लेना है, ऐसा नहीं है। बाकी वक़्त वो जूसेस लीजिए, बाकी वक़्त वो फ्रूट्स लीजिए, बाकी वक़्त वो ठंडी ग़िज़ा लीजिए, जैसे कि योगर्ट का इस्तेमाल बढ़ाइए। प्लीज़ गर्मियों के अंदर जितना हो सके दही, छाछ, लस्सी, इनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ाइए। कोई भी प्रोकाइनेटिक वग़ैरह जो इंटेरा, जर्मिना और बाकी जो हमारे पास साशे आते हैं, हम चाहें तो ये भी यूज़ कर सकते हैं ताकि आपकी गट हेल्थ अच्छी रहे। सही है। अच्छा मुझे ये बात बताएँ मिश्रा कि जैसे हमारे साथ भी अमूमन ये होता है कि अगर हम ट्रैवल कर रहे होते हैं तो हम ये करते हैं कि जी एसी से निकले और सीधा धूप में चले गए। फिर धूप से दोबारा आकर एसी में बैठते हैं तो छींकें आना शुरू हो जाती हैं और हमें फ्लू होना शुरू हो जाता है तो हम समझते हैं कि ये बैक एंड फ़ोर्थ आपका सर्दी और गर्मी का एक्सपोज़र है जो ठंडा-गर्म हो रहा है उसकी वज़ह से। इससे कैसे बच सकते हैं? ये कितना नुकसानदेह होता है? अच्छा, बात यही है कि एक्सट्रीम कोल्ड और एक्सट्रीम हुँ। हीट जब आप दोनों को एक्सपोज़ करते हैं तो आपकी अब वही वाली चीज़ें मैंने आपको शुरू में बताने की कोशिश की, वो इसीलिए की क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि आपका थर्मोरेगुलेशन सिस्टम पूरा बिगड़ जाता है। तो सही। समझ नहीं आता वो कैसे रिस्पॉन्ड करे। आप गर्मी से आते हैं, आपको पसीने आ रहे होते हैं, वो इससे पहले कि आपकी स्वेटिंग को या इनको इंक्रीज़ करे, कुछ करे, आप एसी में आके बैठ जाते हैं, यानी आप खुद से कोशिश कर रहे होते हैं कि आप इसको ठंडा कर लें। वहाँ पे आपका मसल वो कहता है थोड़ा-सा शिवर करो, वो बॉडी टेम्परेचर ना मेंटेन नहीं कर पाता है। इसकी वजह से हमारे साथ कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ख़राब हो जाते हैं कि हमें फ्लू लाइक सिम्पटम्स हो रहे होते हैं, हमें बुखार आ रहा होता है, फिर लोग कहते हैं लू लग गई है। पर कुछ अलग-अलग उसकी तदाबीर लोग बोलते हैं कि प्याज़ रख के बाहर निकलो या अलग-अलग चीज़ें होती हैं, ऐसा नहीं है। आपको खुद चाहिए, आप अगर बहुत ज़्यादा गर्मी से आ रहे हैं, एकदम से एसी में मत जाएँ। कोशिश करें पहले पंखे वगैरह के आगे कोई पेडेस्टल फ़ैन है, कोई ब्रैकेट फ़ैन है, आप उसके सामने बैठिए, अपना पहले पसीना खुश्क कीजिए। जब वो हो जाए तो फिर उसके बाद आप एसी में जाइए। और बेहतर तो यही है कि आप अगर हो सके तो शावर लीजिए। 2 बार, 3 बार गर्मियों में इन सब चीज़ों से बचने के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ यही है। अच्छा, आप सवाल को खुद ही इसी तरफ ले आई। बहुत सारे लोग ये भी करते हैं कि जी बाहर से आए हुँ। और बिल्कुल पसीने में थे और आते ही सीधा नहाने चले गए। नहीं, 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 नहीं। बहुत बिल्कुल भी सारे केसेस मैंने ऐसे देखे कि वो नहाने गए तो उसी दौरान में उनको स्ट्रोक हो गया या उसी दौरान में जो है वो ब्रेन के ऊपर कोई इस तरह का इफ़ेक्ट आ गया, सीज़र्स इसके आ गए, तो अलावा ये हो सकता मायोकार्डियल इंफार्क्शन हो गया लोगों को, बहुत सारे लोगों को ये वाले मसले-वसाइल भी आते हैं, बिल्कुल भी नहीं, इसीलिए आपको बता रही हूँ, जब तक आपका पसीना खुश्क ना हो, प्लीज़ आप नहाने के लिए मत जाएँ। ना नहाने के लिए जाएँ, ना एसी में जाएँ, ना आते के साथ ही ठंडा बर्फ़ीला पानी। आजकल ये भी बहुत मसला है कि हम लोग ये कोशिश करते हैं कि हम बर्फ़ का पानी पी लें, ये नहीं करना है। अपने बॉडी टेम्परेचर को आहिस्ता-आहिस्ता, जब हम बाहर से आते हैं ना, हमारे बॉडी का सेंटीग्रेड बढ़ा हुआ होता है, हमें उसे आहिस्ता-आहिस्ता नॉर्मल की तरफ लेके आना है, एकदम नहीं। इसीलिए हमारे पास जो हीट स्ट्रोक के पेशेंट आते हैं, ज़ाहिर-सी बात है 104 डिग्री से ऊपर उनका मतलब टेम्परेचर टेम्परेचर होता होता है। है,
तो हमारी पहले कोशिश ये होती है कि हम उनको एंटीपायरेटिक ना दें। एंटीपायरेटिक आम ज़बान में अगर समझाऊँ तो पैनाडोल, ब्रोफीन आपकी जो चीज़ें होती हैं उन्हें एकदम नहीं लेते। आहिस्ता-आहिस्ता करके पहले उनके टेम्परेचर कम करते हैं। जब अच्छा। वो 102 के करीब आ जाते हैं उसके बाद फिर हम देते हैं। राइट, सो आपने फ़ौरन से बॉडी का टेम्परेचर ठंडा करने की भी कोशिश नहीं नहीं करनी, करी, और अगर आप करेंगे तो वो आपके लिए और ज़्यादा नुकसानदेह हो नुकसानदेह हो सकता है। जाएगा। वरना आम तसव्वुर ये होता है कि ठीक है, अगर कोई आया है तो हम फ़ौरन से जो है वो उसको या तो पट्टियाँ रख दें या गीला तौलिया दे दें, नहाने भेज दें। हमारे यहाँ तो हम मोहब्बत में करते हैं कि मेहमान बाहर से आ रहे हैं तो जल्दी से एसी ऑन कर दो और हुँ। उसको लाके सीधा एसी में बिठा दो। तो ये अच्छे साइंस नहीं है, ये नहीं है, नहीं करना नहीं है। चाहिए, ये ज़्यादा लेकिन नुकसानदेह अगर हो आपको सकता लग रहा है जब आप रोड साइड पे जा रहे हैं, बहस के तो नॉर्मल बंदा जो आप कर सकते हो आप ये करें। अगर आपको लग रहा है कि कोई गुज़र रहा है हीट एक्सहॉशन से, कोई हीट स्ट्रोक के अंदर है, कुछ भी, आपको सबसे पहले क्या चीज़ करनी है, आपको उसको किसी शेडेड जगह पे लेके आना है, किसी ठंडी जगह पे है। लेकर आना है। फिर आपको क्या करना है, स्पंजिंग, नॉर्मल कोई भी कुछ भी आपको अगर मिल जाए, आप उससे क्या करें, कोई कपड़ा वगैरह हो, उससे उसके आर्मपिट, उसके पैरों के नीचे के तलवे, हाथों के जो आपके ये हैं बिल्कुल पाम्स, इनको अच्छे से उसको रगड़ें। कोशिश करें अगर आइस पैक मिल जाए या कोई चीज़ मिल जाए उसको इसके अंडर आर्म्स में, थाइज़ के करीब उसको रख दें और उसके पैर एलिवेट कर दें। राइट। पैरों को थोड़ा-सा उठा दें और उसके नीचे चाहे तो टॉवेल या कोई भी चीज़ आपको मिले तो आप वो रख दें। उसके बाद देखें पेशेंट की बॉडी रिस्पॉन्ड कैसे कर रही है। अगर तो 10 से 15 मिनट के अंदर उसकी कंडीशन बेहतर हो रही है तो ठीक है। अगर नहीं हुई तो इट्स अ मेडिकल इमरजेंसी, आप फौरन इसको प्राइमरी या टर्शियरी केयर हॉस्पिटल की तरफ लेके जाइए। अच्छा डॉक्टर मिश्रा, ये बताएँ, जैसे हमारे पास अभी पाकिस्तान में कराची और पिंडी में काफ़ी सारे केसेस ऐसे हुए जिसमें स्कूल में असेंबली में खड़े हुए बच्चे बेहोश हो गए। हुँ। उसके बाद जो आपने जैसे भी बोला कि 20 मिनट का टाइम फ्रेम होता है ना, जिसमें आपको ये डिसीजन करना होता है कि इट्स अ मेडिकल इमरजेंसी एंड यू नीड हेल्प। तो उन्होंने वो 20 मिनट ज़ाया कर दिए। वो ये हुआ कि जब तक मैनेजमेंट ये डिसाइड करती कि ये जो है वो नाश्ता ना करने की वज़ह से नहीं है, ये रेगुलर फिट्स या सीज़र नहीं है, ये मेडिकल इमरजेंसी है या हीट स्ट्रोक है, जब तक वो ये कैलकुलेट करके डिसीजन करती, तब तक वो दोनों बच्चे फौत हो गए। एक कराची में एक वाक़या है और एक पिंडी में हुआ है। पिंडी में जो वाक़या हुआ उसके 7 मिनट दूर एम्बुलेंस थी। लेकिन 20 मिनट तक स्कूल इंतज़ामिया ये फ़ैसला नहीं कर सकी या ये नहीं समझ सकी कि बच्चे को हीट स्ट्रोक हो रहा है। तो ये कितना ज़रूरी है कि आम लोग इसके बारे में एजुकेटेड हों, उनको पता हो, स्पेशली इस तरह के लोग जिनकी पब्लिक डीलिंग बहुत ज़्यादा है। स्कूल्स में तो यही हो रहा है ना। हुँ। और स्कूल इंतज़ामिया क्या ऐसे इंतज़ामात कर सकती है कि आगे इस तरह के केसेस दोबारा ना हो? बहुत अहम सवाल पूछा है आपने और बहुत अच्छा सवाल है। बिल्कुल, स्कूल में एक सबसे बड़ा मसला इतना होता है कि अगर आप देखें इनकी लैकिंग कहाँ पर है। बच्चों की छुट्टियाँ उस वक़्त होती हैं जब गर्मी जब इतनी तेज़ समर्स नहीं उरूज पे होती तो नहीं समर होती। वेकेशन होती है। बच्चों तो की छुट्टियाँ होनी चाहिए मई और जून में। हुँ। जुलाई में आप खोल दीजिए स्कूल, कोई मसले की बात नहीं है। या फिर आप अपने स्कूल के आवर्स को मॉड्यूलेट कर दें उसी हिसाब से। राइट। आप क्या करें कि आप बच्चों की इवनिंग क्लासेस भी तो होती हैं, यहाँ हुँ। क्यों, आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे अपने मुल्क को अगर लेके जाना चाह रहे हैं, तो आप उनकी चीज़ें भी तो अडॉप्ट करिए थोड़ी-सी। हुँ। बच्चों को रेस्ट का टाइम दीजिए, बच्चों को आउटडोर एक्टिविटी से बचाइए। हुँ। और आपके जो वहाँ पे डॉक्टर्स होते हैं स्कूल के अंदर जो आपने रखा हुआ होता है पैरामेडिक या कुछ भी, वो सिर्फ़ इसलिए नहीं होना चाहिए कि बच्चे की तबीयत ख़राब हुई तो उसको सिर्फ़ पैनाडोल या कुछ ब्रोफीन वग़ैरह दे के हुँ। बोल दे बेटा रेस्ट कर लो, नहीं। वो इतना विजिलेंट होना चाहिए कि वो सारे साइन देखे, वो चेक करे बच्चे को हाइपोग्लाइसीमिया तो नहीं हो, बच्चे को क्या मसला है, उसकी हुँ। वाइटल चार्टिंग करे वो, प्रॉपर तरीके से उसके टेम्परेचर देखे। हुँ। उसको इतना आना चाहिए कि उसको आईवी हाइड्रेट करना आना चाहिए अगर बच्चा बेहोश हो राइट। गया है, कोई भी चीज़ है। हमें थोड़ी-सी विजिलेंट स्टाफ की ज़रूरत है, स्पेशली इन समर के वक़्तों में, तो ये बहुत अहम चीज़ है। इसके अलावा स्कूल के टाइमिंग्स को देखना चाहिए हाँ। मैनेजमेंट को। इसके अलावा अपनी प्लीज़ छुट्टियों के टाइमिंग्स को और इन सब चीज़ों को ज़रा मॉड्यूलेट करें, वो देखें ये चीज़ें कि जून, जुलाई की बजाय अगर मई और जून में छुट्टियाँ हों, तो हुँ। बेहतर है। और जुलाई में भी अगर आपको लग रहा है कि ह्यूमिडिटी इसी तरीके की है, तो आप इवनिंग के अंदर रख लें। बच्चों को एजुकेट करें, बच्चों को खुद बताएँ, उनको पता होना चाहिए कि उनका अगर साँस फूल रहा है या अगर उनको लग रहा है कि उनको प्यास लगे, तो उनके लिए क्या करें? हुँ। उनके लिए वाटर कूलर वगैरह ये सारी चीज़ों का बंदोबस्त करें। बच्चे चोर होते हैं पानी पीने के, वो हुँ। नहीं पीते और ना वो बताते हैं कि उन्हें प्यास लगती है। तो आपको खुद चाहिए हर पीरियड के बाद बच्चों को अपने सामने चाहे वो उनकी जो टीचर हुँ। हैं, वो बिठाकर पानी पिलाएँ या कुछ करें। इससे एक और इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, अगर पानी पिला रहे हैं, ये भी चेक करें उनका यूरिन का स्टेटस क्या है। हुँ। हीट स्ट्रोक में एक और सबसे बड़ा मसला होता है, आपकी किडनी शट डाउन होना शुरू रहती है। वो यूरिन प्रोड्यूस नहीं कर रही होती है। बच्चे बेचारे बता नहीं पा रहे होते, ये आपकी ज़िम्मेदारी है, स्कूल इंतज़ामिया की ज़िम्मेदारी है। जो आया रखें, कोई भी रखें, वो इस बात का ख़ास ख़्याल रखें कि बच्चे वॉशरूम जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। तो अगर हम इन पे मिल के कलेक्टिवली काम करें, तो मेरा ख़्याल है
आगे आने वाले वक्त में स्कूल के हवाले से स्पेशली हम इन चीज़ों को तो एटलीस्ट क्योर कर सकते हैं। आपने बड़े उससे बात की, लेकिन जब मैं आपकी बात सुन के रिकॉल कर रही थी, तो हमारे यहाँ तो बिल्कुल डिफरेंट होता है। टीचर को कभी भी अच्छा नहीं लगता जब बच्चा कह रहा है मैंने बार-बार बाथरूम जाना है बिल्कुल सही है। या उसको पानी पीना है। तो हमारा तो जो रेगुलर रूटीन है वो तो बहुत ही डिफरेंट है। हम बच्चे से, अब जैसे आपकी बात है तो हम बच्चे से कहें जी बेटा बाथरूम ज़रूर जाओ, पानी ज़रूर पियो। लेकिन रेगुलर प्रैक्टिस के अंदर हम एज़ अ टीचर या एज़ अ प्रैक्टिशनर ही इतना ज़्यादा एम्पैथाइज़ या अंडरस्टैंडिंग नहीं होते कि हम बच्चे को ये रिमाइंडर्स दें। तो मुझे ज़ाती तौर पे लगता है कि ऑब्वियसली हीट स्ट्रोक से थोड़ी-सी बात अलग तरफ चली जाएगी, लेकिन हाँ, ये बात है कि स्कूल इंतज़ामिया को ये चीज़ देखनी चाहिए कि उनको, उनका काम सिर्फ़ बच्चे को मैथ्स, इंग्लिश, उर्दू, साइंस पढ़ाना नहीं है। बिल्कुल। उनकी सेहत का ख़्याल रखना, तरबियत करना, शख्सियत बनाना, ये सारी चीज़ें हैं। तो फ़िज़िकल हेल्थ को भी इम्पोर्टेंस देना बहुत ज़रूरी है। अनफॉर्चुनेटली हम अभी भी समर्स में जब जैसे देख रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमारे यहाँ समर वेकेशन बड़े ही डिफरेंट टाइमिंग में होती है। जब मानसून चल रहा होता है तो हमारी समर वेकेशन चल रही होती हैं। बिल्कुल। दूसरा ये कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ बहुत सारे स्कूल्स में अभी भी होता है कि वो बिल्कुल आउटडोर कर रहे होते हैं। आउटडोर एक्टिविटीज़ को हमें कम से कम, जब ये हीट स्ट्रोक या हीट वेव का गवर्नमेंट ने ऐलान कर दिया, आपको पता है, आपको फोरकास्ट से मालूम पड़ गई हैं चीज़ें, तो आपको कम से कम आउटडोर एक्टिविटी अवॉइड करनी चाहिए। इनडोर में आपका ऑडिटोरियम है, आपकी बहुत सारी चीज़ें हैं, बच्चों को वहाँ पे एंगेज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप वहाँ पे उनको एक्टिविटी नहीं करवा सकते, आप करवा सकते हैं। आउटडोर एक्टिविटी जितना हो सके पीक आवर्स 11 बजे से लेके 4 बजे तक ठीक है। थोड़ा अवॉइड करें। और ये सिर्फ बच्चे ही नहीं, जो हमारे अडल्ट हैं वो भी कोशिश करें कि ये वाला जो वक्त है ना, ये घर में रहने का वक्त है। अनलेस अगर आपको कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम नहीं है। घर में या साए में, लेट्स से अगर आप ऑफिस के एनवायरनमेंट में हैं, तो भी वो कंफर्टेबल है। कोशिश करेंगे धूप से आपका एक्सपोज़र ना हो। बिल्कुल। और जैसे हमारी लेबर कम्युनिटी है, इनको चाहिए, देखिए हमारे मालिकान को भी थोड़ा सा सोचना चाहिए, कि कंस्ट्रक्टर्स को भी थोड़ा सा सोचना चाहिए कि बजाय इसके कि इनको ये तपिश वाले टाइम के अंदर इनसे काम करवाया जाए, बेहतर है कि असर के बाद इनसे काम करवा लिया जाए। थोड़ा सा अपने आवर्स को उसी हिसाब से देख लेंगे। और अगर ये लोग इतनी तपिश में काम कर भी रहे हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि ये तकरीबन 20 से 25 मिनट का वक्फा लेके किसी सायेदार दरख्त के नीचे या कहीं बैठें। इनके लिए भी कूलर का, पानी का, बर्फ़ का इंतज़ाम होना चाहिए थोड़ा सा, और वहाँ पे भी कोई ना कोई ऐसा होना चाहिए जो इनको देखता रहे। अच्छा मिशा, मेरा लास्ट वीक एक स्कूल में जाने का, थेरेपी सेंटर है बेसिकली, वहाँ जाने का इत्तेफाक हुआ सेशन के लिए। अब वो बोलते-बोलते ये हुआ कि जैसे मैं आपको बता रही थी कि मुझे खुद भी ऐसा लगा कि मैं बिल्कुल ना फेंट होने वाली हूँ, ब्लैकआउट हो गए, तारे नज़र आ गए दिन में। एंड देन आई जस्ट रियलाइज़ कि वहाँ पर उस वक़्त लाइट भी नहीं थी, पंखे ही नहीं चल रहे थे, मतलब बाकी एसी वगैरह तो छोड़ दें, पंखे ही नहीं चल रहे थे। फिर मैंने ऐसे ही उनसे बाद में पूछा, तो उन्होंने कहा कि यहाँ का रोज़ का मामूल ही है कि यहाँ पर लाइट नहीं होती। अच्छा, टाइमिंग का ये है कि उनका वही सुबह 9 बजे से लेके दोपहर 3 बजे, 4 बजे, जो एग्ज़ैक्ट पीक आवर्स हैं हीट के, उसमें वहाँ पर बच्चे आ रहे होते हैं। वो एक कमरे के अंदर 8-8, 10-10 बच्चों की थेरेपी हो रही है, क्लासेस हो रही हैं। फिर अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ स्पेशली कराची के अंदर तो हर गली में एक स्कूल है जो बैंगलोर स्कूल है। अब उसमें ना ही उस वक़्त लाइट होती है, ना पंखे चल रहे होते हैं, बच्चे वहाँ पर बैठे हुए भी होते हैं। फिर जो उनका ब्रेक होता है उसमें वो बिल्कुल आप बच्चों को धूप में ले जाते हैं। सो इसके लिए क्या ऐसे रेगुलेशंस या क्या ऐसी एहतियाती तदाबीर हो सकती हैं जो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को प्रपोज़ करनी चाहिए, जिससे इन सारी चीज़ों से हम बच सकें? बात ये है कि स्कूल चाहे प्राइवेट हो, चाहे गवर्नमेंट हो, लेकिन जब स्पेशली आपको पता है कि इस तरह का हमारे यहाँ ये हीट वेव्स वगैरह आती ही हैं, हम हर समर में इन सारी चीज़ों से लड़ ही रहे होते हैं, तो आपको चाहिए आप अपनी क्लास में वेंटिलेशन का प्रॉपर बंदोबस्त करके रखें। हुँ। आप ये देखें कि आया वहाँ पे हवा आराम से गुजर रही है या नहीं, बच्चों का क्या स्टेटस है, वहाँ एक एक क्लास के अंदर कोई 200-200 बच्चे ना हो, उनके सेक्शंस उसी हिसाब से डिवाइड होने चाहिए। जब आप फीस लेते हुए कोई रियायत नहीं करते, तो आप फैसिलिटी देते हुए एटलीस्ट कोई वो ना करें, कोताही ना करें, एटलीस्ट हलाल करें उस पैसे को प्रॉपर। अगर आपको लगता है लाइट के इश्यूज़ हैं, जनरेटर या स्टैंड बाय पे आप कोई भी चीज़ अपनी ऐसे रखें कि कम से कम पंखे तो चलें। हाँ। जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं, जो बच्चे हैं, कम से कम उनके लिए तो आसानी हो। फिर यही चीज़ ड्रेसेस के अंदर भी कोशिश करें, अगर आपको लग रहा है कि उस दिन बहुत गर्मी है, बच्चों को बाहर ना भेजें, हुँ। अंदर रख लीजिए बच्चों को, अपने साथ कोई एक्टिविटी करवा लीजिए, कुछ भी कीजिए। तो गवर्नमेंट ये मेजर्स लेगी तो ही जाके कुछ काम होगा, वरना कोई फ़ायदा नहीं है इस चीज़ का ना। अगेन हम बहुत सारे मौज़ूआत पर बात करते हैं, बहुत सारी प्रिकॉशनरी या प्रिवेंटिव मेजर सजेस्ट करते हैं, तो इस हवाले से भी हम अपने प्लेटफॉर्म से यही कर सकते हैं कि हम एक रिक्वेस्ट या एक सजेशन दे सकते हैं कि जो भी ऐसे लोग हैं, जो भी ऐसे ओहदों पर फाइज हैं जिनकी ये जिम्मेदारी बनती है, अल्लाह करे कि उनको ये ख्याल आए और वो ये ज़रूर लें, क्योंकि जो बच्चे
इन स्कूल्स में जा रहे हैं, जो अभी पिछले दिनों ये वाक़यात हुए जिसमें वो बच्चे फ़ौत हो गए, तो वो मेरे और आपके बच्चे ही हैं, हमारे घर के लोग ही हैं, हमारी ही ज़िम्मेदारी है और आहिस्ता-आहिस्ता इस चीज़ से सभी इफ़ेक्ट होंगे। सो बहुत ज़रूरी है कि इसके ऊपर मिलकर कुछ किया जाए। मैं आपकी बात से मेरे ज़हन में एक सवाल आ रहा था कि जब बच्चे स्कूल जाते हैं या ख़वातीन घर पे हैं, जो मर्द हज़रात अपने काम पर जा रहे हैं, वो कौन-सी ऐसी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे वो हीट स्ट्रोक से बच सकते हैं? और कौन-सी ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं तो चांसेस बढ़ जाते हैं? अवॉइड करने की जहाँ तक बात है, देखिए सुबह नाश्तों में आप पराठे हुँ। और पाए और ये हाँ, सालन, फुल हलवा, हाँ। पूरियाँ प्लीज़ इनसे थोड़ा अवॉइड करें, ठीक है? गर्मी में आप प्लीज़ ये चीज़ें ना खाएँ, हुँ। क्योंकि आप जब ये चीज़ें खाते हैं, ज़ाहिर-सी बात है आपके पेट के मेटाबॉलिज़्म वगैरह फ़ास्ट होती है, जिसकी वज़ह से आपको वैसे ही आपकी महसूस होता है कि बॉडी से आपकी हीट हुँ। वेव जनरेट हो रही है, तो आप ये उल्टा और आपके लिए नुकसानदेह हो जाएगा। ठीक आप है। हल्की ग़िज़ाएँ खाएँ, आप नाश्ते में ब्रेड ले लें, सीरियल ले लें, आप साबूदाना ले लीजिए हुँ। और इसी तरह दोपहर में प्लीज़ बिरयानियाँ हो गई, पुलाव हो गए, इस तरह की कोई भी चीज़ होगी, इनसे थोड़ा-सा अवॉइड कीजिए। कोशिश कीजिए दोपहर में आप दही ले लीजिए, हुँ। लस्सी ले लीजिए, सैलेड का इस्तेमाल बढ़ा दीजिए, बीन्स ले लीजिए, आपको ये रहना और छाछ, लस्सी बस जितना हो सके आपको इन पे रहना है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी ग़िज़ा है। हाँ। तो अगर आप ये लेंगे तो पेट को आपके थोड़ा तक़वियत मिलेगी इससे और कोशिश करें कोई ना कोई प्रोबायोटिक आप अपनी हेल्थ अपने डेली लाइफ़ के अंदर आप ये रखिए रखिए अपने साथ ना, ताकि आप आगे आपका हाइड्रेशन स्टेटस तो अच्छा रहेगा, आपकी गट हेल्थ अच्छी होगी। आपकी गट हेल्थ अच्छी होगी ना, तो आपको स्ट्रोक का इतना मसला नहीं होगा, आप उसको ओवरकम कर सकते हैं। सही है। अच्छा डॉक्टर मिश्रा प्रोबायोटिक की कोई मिसाल देंगी? जैसे एंटीरा जमीना का हमारे पास हुँ। साशे आते हैं, हम समझते हैं बस सिर्फ़ बच्चों को दे सकते हैं, और बच्चों बच्चों को को भी नहीं तब दे जब उनको सकते। पेट का मसला हो। हाँ। हम बाकी अमूमन ये समझते हैं कि अगर डायरिया हो रहा है, मोशन ज़्यादा हो रहे हैं तो हम बच्चों को ही दें। हाँ, और इसके अलावा एक चीज़ और, घर में रहने वाली ख़वातीनें जो होती हैं, हमारे यहाँ सफ़ेद खुश्क का चावल बहुत ज़्यादा बनते हैं। हुँ। अगर हम उसको किसी मिट्टी के बर्तन में ओवरनाइट सोक कर दें और फिर उसके अंदर हम दही डालें और उसके बाद कोई वगार वगैरह वाली जो थोड़ी बहुत चीज़ें होती हैं, अगर हम वो उसमें डालें और वो खाएँ, सबसे बेहतरीन गट के लिए प्रोबायोटिक है। ये आपको खानी चाहिए, ये अच्छा। आपको लेके आनी चाहिए। ये हमारे फूड में शामिल नहीं होती, लेकिन हमें ये लेनी चाहिए। बजाए इसके कि आप चलें साशे की तरफ जाएँ या किसी मेडिसिन की तरफ जाएँ, आप ये चीज़ें तो कर सकते हैं। हर एक के घर में गर्मी में तो स्पेशली खुश्का बनता ही बनता है ना, सफ़ेद चावल बनते हैं। तो आप ये कर लीजिए, खुद भी खाइए, बच्चों को भी दीजिए, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है इसका, फ़ायदा है बहुत। ठीक है। अच्छा एक चीज़ और है जब हम ये हीट वेव की बात होती है, प्रिकॉशनरी मेजर्स की बात होती है तो कहते हैं कि जी आप धूप में जाएँ तो सनब्लॉक ज़रूर लगाएँ। उस दिन मैंने एक बड़ा दिलचस्प बात पढ़ी कि उन्होंने लिखा हुआ था कि अगर आप खातून हैं और अगर आप चूल्हे पर ही जा रहे हैं, ऐसी जगह पर जा रहे हैं जहाँ धूप तो डायरेक्ट नहीं है, लेकिन गर्म ज़रूर है एनवायरनमेंट, तो आपको फिर भी सनब्लॉक का इस्तेमाल करना चाहिए। तो मुझे बड़ी हैरत हुई। इज़ इट ट्रू इसका कोई साइंटिफिक या मेडिकल रीज़न है? अच्छा, ये जो आप सन प्रोटेक्शन क्रीम के बारे में बात कर रही हैं, हुँ। इसके ऊपर तो एक अच्छा ओपिनियन डर्मेटोलॉजिस्ट दे सकता है। लेकिन हम एज़ अ मेडिकल प्रैक्टिशनर हम लोग ये चीज़ तो सख्ती से मना करते हैं कि ऐसा नहीं है कि अगर आप घर में हैं, हुँ। आप चूल्हे के पास जा रहे हैं, तो भी आपको क्रीम लगानी है, नहीं। आप सिर्फ़ जब सन से एक्सपोज़ हो रहे हैं, राइट। आपको सिर्फ़ तब लगाना है। क्योंकि देखें आपको पता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो जो हमारी स्पेशली एशियन अवाम है, उसके अंदर कार्सिनोजेंस बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। तो खुदा ना ख़ास्ता ये कोई और चीज़ ना बन जाए। इसलिए बेहतर ये है अनटिल अनलेस आपको रिकमेंड ना किया जाए, आप ये ना लगाइए। घर में तो एटलीस्ट इसकी ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। बाकी इस पे फर्दर अच्छे तरीके से आपको कोई डर्मेटोलॉजिस्ट ही अपना ओपिनियन दे सकती है। ठीक है, थैंक यू सो मच मिशा। मुझे ये बताइएगा कि आपके पास आजकल हॉस्पिटल में जो केसेज़ आ रहे हैं हीट स्ट्रोक के, उनमें ज़्यादा तादाद किसकी है? एक तो मज़दूर तबका बहुत ज़्यादा आ रहा है। दूसरा हमारे पास जो सेनाइल एज पेशेंट है, वो पेशेंट जो 65 ईयर्स से ज़्यादा हैं, हुँ। जिनके साथ कोई और क्रॉनिक किडनी डिज़ीज़ है या उनको इस्केमिक हार्ट डिज़ीज़ है या इसके साथ कोई और मसले चल रहे हैं, वो आ रहे हैं और हमारे पास बच्चे आ रहे हैं। बच्चे हीट स्ट्रोक से ज़्यादा मुतासिर यूँ भी होते हैं कि बच्चों का सरफेस एरिया कम होता है, तो स्वेटिंग उस हिसाब से हो नहीं पा रही होती। तो वो थोड़ा कोमाटोज़ कंडीशन में या इस तरह से आ रहे होते हैं, सिवियरली डिहाइड्रेट होकर आ रहे होते हैं। तो हमें उनका आईवी के ज़रिए हाइड्रेशन स्टेटस वगैरह मेंटेन करना होता है। सही। इसी तरह बुज़ुर्ग जो आ रहे थे उनकी अंडरलाइंग डिज़ीज़ की वजह से उनके साथ भी बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं। पानी का इंटेक बहुत कम है, जिसकी वजह से वो फिर हाइड्रेशन उनकी बहुत ज़्यादा मुतासिर होती है। तो वो हमारे पास आ रहे होते हैं, तो वो अनकॉन्शियस आ रहे होते हैं ज़्यादातर या आ रहे होते हैं तो शुगर लेवल बहुत डाउन हो रही होती है, बहुत ज़्यादा। इंटेक बहुत पुअर हो जाता है क्योंकि ज़ाहिर है एग्ज़ॉशन की वजह से उनसे खाया नहीं जा रहा होता है। तो हमारे पास ज़्यादा ये वाले केसेज़ आ रहे हैं। अच्छा ऐसा होता है कि हीट स्ट्रोक की वज़ह से आपकी बॉडी का शुगर लेवल बहुत ज़्यादा गिर जाए? हीट स्ट्रोक की वजह से नहीं, हीट स्ट्रोक के जो कॉन्सिक्वेंसेज़ आते हैं थोड़ा-सा ये यूँ समझिए जो उसकी मैनिफेस्टेशन है, हुँ। जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि भूख उठ जाती है, आपका खाने का दिल ही नहीं चाह रहा होता, हुँ। आपका पानी पीने का दिल नहीं चाह रहा होता, आपका यूरिनेट करने का दिल नहीं चाह रहा होता। इसकी वजह से बॉडी मल्टी ऑर्गन फेलियर में जा सकती है। ठीक है।
तो ये सब उसकी वजह से हो रहा होता है। अच्छा डॉक्टर मिश्रा मुझे ये बताइएगा कि जो लोग काम पर जा रहे हैं, अपने ऑफ़िसेज़ जा रहे हैं, जो ख़वातीन किचन में काम कर रही हैं, जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं, थेरेपी सेंटर जा रहे हैं, कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं जो इदारों को अपने पास रखनी चाहिए? कौन-सी ऐसी चीज़ें जो हमें हमारे बैग में हर वक़्त हमारे किचन के अंदर होनी चाहिए तैयार, ताकि हम अपने आप को हीट एक्सर्शन से बचा सकें? बहुत अच्छा सवाल है। चलें स्टार्ट करते हैं बच्चों से। हुँ, ज़ाहिर-सी बात है बच्चे स्कूल जाते हैं, घर में होते हैं, माँओं को कुछ ज़िम्मेदारियाँ माँओं की आती हैं क्योंकि हुँ। बच्चे अपने किट खुद नहीं बना सकते। ट्रू। तो ये माँओं की ज़िम्मेदारी आती है। वो चाहे तो उनकी एक छोटी-सी किट बना के रखें जिसके अंदर ओआरएस तो लाज़मी, हुँ, पानी की बॉटल रखें वो। इसके अलावा वो हेल्दी ऑप्शन के अंदर फ्रूट कोई भी हुँ, बच्चे की पसंद माँ को बहुत अच्छे से पता होती है, वो कौन-सा फ्रूट शौक से खाता है। आप उसके स्लाइसेस बना के बच्चे को वो दे दें कि वो खाए। और इसके अलावा कोशिश ये करें कि उसी की कोई स्मूथी वगैरह आप थोड़ी-सी वो भी बच्चे को दे दें। हुँ, स्कूल ले जाने के लिए दे दें वरना अगर घर में चाहें तो घर में ज़रूर पिलाएँ। लेकिन इस चीज़ का ख़ास ख़्याल रखें कि टेट्रा पैक या कोई भी इस तरह की चीज़ देने से बेहतर है कि जितनी फ्रेश और हुँ, जितनी नेचर से करीब चीज़ हो, जितना वो बच्चे को दे सकें, इतना ही बच्चे की इम्यूनिटी अच्छी रहेगी। ट्रू। और जहाँ तक बात रही अब स्कूल इंतज़ामिया की, स्कूल इंतज़ामिया को चाहिए कि अपने पास वही वाली चीज़ ओरल रिहाइड्रेटिंग सॉल्यूशंस ये सारी चीज़ें उनके पास लाज़िम व हुँ, मलज़ूम होनी चाहिए। इसके अलावा बच्चे की ये देखने के लिए कि उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कैसा चल रहा है, हाइपोग्लाइसीमिया में तो नहीं जा रहा, कोई और इश्यूज़ तो नहीं है। इस हवाले से उनको बिस्किट्स और बाकी सारी चीज़ें अपने पास रखनी चाहिए। चॉकलेट्स अनहेल्दी ऑप्शन है, बहुत आखिर में लेकिन अगर ज़रूरत पड़े तो आप दे हाँ, इन सकते हैं। वर्स्ट केस सिनेरियो आप आप पैक्ड फूड्स दे दे सकते सकते हैं, हैं। लेकिन वैसे उनको चाहिए अपने पास ये रखें, वो अपने पास आईवी हाइड्रेशन का पूरा सामान रखें। नॉर्मल सलाइन हो गया, रिंग एडेप्टेड हो गया, इनकी ड्रिप्स होनी चाहिए। एक ऐसा पैरामेडिक होना चाहिए जो इक्विप्ड हो, उसको पता भी हो चीज़ उसको करनी आती हो, उसको कैनुलेशन करनी आती हो। उसको मालूम हो कि अगर खुदा ना ख़ास्ता रेड साइन्स या रेड फ्लैग या डेंजर साइन्स दिखें, तो उसको किस तरह से बहुत ही विजिलेंटली एक्ट करना है, उसको ये पता होना चाहिए। बाकी ऑफ़िसेज़ की जहाँ तक अडल्ट की अगर हम बात करें, तो उनको चाहिए कि ज़ाहिर-सी बात है एक अडल्ट को दिन में 3 लीटर पानी तो पीना ही पीना है। तो वो चाहे तो एक 1.5 लीटर की बॉटल या उसी हिसाब से अपनी कुछ बोतलों का इंतज़ाम करके रखें कि पानी अपने साथ लेके जाएँ वो। अगर चाहें तो एक एक्स्ट्रा बॉटल रख लें जिसमें छाछ बना के या लस्सी बना के लेके चले जाएँ और अपने ऑफ़िस में फिर रेफ्रिजरेटर के अंदर या कहीं भी वो स्टोर कर दें उसको। अपने लंच बॉक्सेस के अंदर बजाए इसके कि बिरयानी हो, पुलाव हुँ, और ये सारी मटन की कोई चीज़ आप भर-भर के लेकर जाएँ। बेहतर यही है कि दही से बनी हुई कोई भी चीज़ या हल्की ग़िज़ा जो है, खिचड़ी ले जाएँ, खिचड़ा ले जाएँ, दाल-चावल ले जाएँ, इस तरह की हल्की-सी चीज़ लेकर हाँ। जाएँ। अपने साथ फल ज़रूर रखें, ठीक है? आप अपने साथ ककड़ी एक फलों के अंदर तो मैं आपको बोलूँगी वाटरमेलन सबसे अच्छा, सबसे बेहतरीन वही है। तो क गर्मी की सौगात है। बेहतरीन सौगात है गर्मी की। दूसरा अगर आप वेजिटेबल के ऑप्शंस में देखें तो आप खीरा, ककड़ी लाज़िम व मलज़ूम आप अपने साथ जब लंच बॉक्स में चीज़ें लेके जा रहे हैं, एक हिस्सा आप उसका इनमें इसके लिए ज़रूर रखें कि आप अपने साथ ये इस्तेमाल करें। और वर्क प्लेस वालों को भी मैं बोलूँगी कि उनको अपने जो उनके एम्प्लॉइज़ हैं, उनको उनकी मेडिकल कंडीशन पता होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई इनका एम्प्लॉयी है जो आपको पता है कि भई डायबिटिक है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि इसके लिए मैं शुगर फ्री बिस्किट्स या शुगर फ्री जूस वगैरह का बंदोबस्त करके हुँ, रखूँ। मैं किस तरह से उसको देखूँ। अगर आपको पता है कि कोई किडनी डिज़ीज़ वाला है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो खुद अपनी दवाइयाँ नहीं ठीक से वो कर पा रहा है, जैसे किडनी डिज़ीज़ में ज़्यादातर लोग डाययूरेटिक्स ले रहे होते हैं। ट्रू। डाययूरेटिक्स का नुकसान हीट वेव्स में आता है पेशेंट को क्योंकि ये आपको एक्सेसिव यूरिनेशन करवा रहा होता है, वो भी एक तरीके से आपका लॉस हो रहा होता है। हाँ। अगर वो अपना ख़्याल नहीं रख पा रहे, तो आप थोड़ा-सा अपने माइंड को इस तरह से रखिए कि आपको पता होना चाहिए कि अच्छा ये ले रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसकी वजह से इनकी कंडीशन वर्क प्लेस में या ख़राब हो रही है, कुछ भी हो रही है। थोड़ा-सा उनकी जो दवाइयाँ हैं, उनको भी ज़रा नज़र में रखें। उनकी मेडिकल कंडीशन के हिसाब से अपनी सप्लाइज़ रखें आप उसी हुँ, हिसाब से। उनको कोई लॉकर या कोई चीज़ दें कि अगर वो रोज़ाना कैरी करके नहीं भी आ पा रहे हैं, तो वो अपनी तो वो खुद छोटी-सी रख किट दें। वहाँ पे रख लें। और उनको आप छोटे-छोटे रेफ्रिजरेटर्स वग़ैरह या उनके कमरों के अंदर ये मेक श्योर करें कि ये वर्क प्लेस मौजूद पे हो, होना हाँ। चाहिए, ताकि वो उसके अंदर अपनी सप्लाई रख सकें। अच्छा मिशा जब आप बच्चों की टूल किट की बात कर रही थी, तो जो जितने लोग मुझे जानते हैं देखने वाले, जो मेरे इर्द-गिर्द कनेक्टेड भी हैं मुझसे, वो सब अब्दुल्ला को भी जानते हैं और अब्दुल्ला न्यूरो डाइवर्जेंट किड है, ये भी जानते हैं। तो अब्दुल्ला के साथ मुझे ये इश्यूज़ बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि वो फ्रेश फ्रूट्स नहीं खाता। बहुत उसकी ना सेंसरी इश्यूज़ की वज़ह से बहुत ज़्यादा उसकी लिमिटेशंस हैं व्हेन इट कम्स टू फूड या इवन जूसेस की भी अगर हम बात कर रहे हैं। तो आपकी बात से ही मुझे याद आया जैसे आपने ऑफ एयर भी बोला था कि ये चीज़ मुझे बड़ी फ़ायदा करती है कि मैं उसको स्मूदीज़ बनाकर दे देती हूँ फ्रेश जो फ्रूट्स हैं, जो मौसम के फल हैं उनका बनाकर दे दिया।
ककड़ी और खीरा उसको बहुत पसंद है हुँ। सरप्राइज़िंगली, तो वो मैं उसको बहुत ठंडा करके फ्रिज में रख के दे देती हूँ। आई होप कि इसका कोई नुकसान नहीं नहीं, होता, इसके कोई क्योंकि मैं नुकसान उसको नहीं। बहुत ठंडा करके और फिर उसपे नमक डाल के देती हूँ, तो वो उसको शौक से खा लेता है। सो ऐसे बच्चे जो खुद से कम्युनिकेट नहीं करते, खुद से पानी आकर उतनी तवज्जो से नहीं पी रहे होते या उनका एक्सर्शन लेवल नहीं दिख रहा होता, तो उनके लिए ये बड़ी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आप घर में कर सकते हैं। जैसे आपने कहा कि पॉप्सिकल्स आप फ्रेश फ्रूट की बना लें, हुँ। उससे एक तो ऑब्वियसली आप पैक्ड फूड से बच जाते हैं एंड देन फिर आप घर में हेल्दी चीज़ें कर रहे हैं। सो ऑब्वियसली उसमें माँओं की ज़िम्मेदारी थोड़ी ज़्यादा या ख़वातीन की ज़िम्मेदारी थोड़ी या काम थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है। हुँ। लेकिन उसका भी हमारे पास हल है कि आप वो सारा काम करने के बाद खुद बैठ के दही खा लें, तो आपकी भी तबीयत सही रहेगी। आप मुझे ये बताइएगा, हमेशा आप हमने इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की, फैमिली सपोर्ट की भी बात की, इदारों की क्या ज़िम्मेदारी है इसके ऊपर भी बात की। मेरा आपसे इस टॉपिक को कंक्लूजन की तरफ ले जाते हुए आखिरी सवाल ये होगा कि कम्युनिटी इसके अंदर क्या कर सकती है? कम्युनिटी इसके अंदर सबसे बड़ी चीज़ ये कर सकती है कि अपने ज़मीर को जगाए सबसे पहले। हुँ। हमारा प्रॉब्लम इतना है कि हम सेल्फ सेंटर्ड बहुत ज़्यादा है। हम एज़ अ कम्युनिटी बहुत फ़ेल हो चुके हैं। हाँ। आप कराची की अगर बात करें, चले मैं यहाँ की बात ये कर सकती हूँ कि यहाँ पे टैंक बना लिए जाते हैं। हुँ, उसमें ये मेक श्योर किया जाता है कि अच्छा चिल्ड पानी हो, पानी की बॉटल्स हो। लोग हुँ। बहुत काम कर रहे होते हैं, ट्रैफ़िक वगैरह होता है तो वहाँ पे हाँ। सप्लाई कर रहे होते हैं। ये चीज़ हमें पूरे मुल्क में करनी पड़ेगी, हुँ, हर जगह करनी पड़ेगी। अपनी गली, अपने मोहल्ले से स्टार्ट करनी हुँ, पड़ेगी। अगर मोहल्ले में 20 घर हैं, अगर वो सब भी मिलके कुछ कंट्रीब्यूट करें, एक वाटर कूलर आ सकता है, एक हुँ, बंदा फ़िल्टर के पानी की ज़िम्मेदारी ले ले, एक बंदा आइस क्यूब्स की ज़िम्मेदारी ले ले। वहाँ पे मौजूद जो हमारे गार्ड्स हैं, जो हमारी मासियाँ हैं, हुँ, जो हमारे यहाँ लोअर स्टाफ है, हमें सबसे पहले उनके ख़्याल से स्टार्ट करना है। क्योंकि वो हमारे वो अगर हम एक होम मेकर हैं, तो वो हैं जो घर हाउस को हेल्प घर है, ट्रू। रखती हैं, वो हाउस हेल्प हैं, जो घर को घर रखते हैं, घर की हिफ़ाज़त करते हैं। हमें इनका भी तो सोचना है कि हुँ, इनको भी तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो हमें पानी के कूलर हो गए, जगह-जगह आपको ओआरएस वग़ैरह ये सारी चीज़ें बजाय इसके कि आप स्टॉक करके अपने घर में रखें, नहीं। हुँ, आप एक बाशऊर शहरी होने का फ़र्ज़ अदा करें। अगर आपके पास स्टॉक है भी, तो आपको लग रहा है आपके मोहल्ले के अंदर ज़रूरत है, प्लीज़ दे दीजिए। फ्री ऑफ कॉस्ट दे दीजिए, लेकिन दे दीजिए। आपके मोहल्ले में या कहीं अगर कोई पैरामेडिक है, उसको चाहिए। हर चीज़ वैसा नहीं होती। वो एक ज़ाहिर है हम ओथ लेते हैं, वो उस ओथ का मान रखते हुए अगर किसी की कंडीशन ख़राब हो रही है, वो फ़ौरन जाए, उन्हें फ़ौरन दिखे। उसको पता है वो पैरामेडिक है, वो हुँ, कर सकता है। वो बचा सकता है, मिनट्स का काम होता है, ये मिनट्स के अंदर-अंदर चीज़ें चली जाती हैं। हुँ, वो इन सब चीज़ों को इंश्योर करे, अपने पास वो भी स्टॉकिंग रखे जब उसको पता है कि वो मैनेज कर सकता है। इसी तरह नर्सेज़, डॉक्टर्स ये सारे जो हमारे गली मोहल्ले के हैं, ये एक प्लेटफ़ॉर्म पे जमा हों। इनको पता हो इस गली से इस गली तक अगर कुछ हो जाए तो ये वाला ज़िम्मेदार है या ये वाला बंदा दिखेगा। इसी तरह ये डिवाइड हो जाए रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो ये हाइड्रेशन वाले मसाइल भी ख़त्म हो जाएँगे। आपके पास फाइनेंशियल हेल्प भी हो जाएगी एक तरीके से, कम्युनिटी और सपोर्ट। आपका एक तरीके से आपका फ़र्ज़ भी अदा हो जाएगा कि आपको पता होगा कि आपने अपनी तरफ से कुछ किया है। हाँ, कोई ज़्यादा मसले की बात नहीं है, कोई ज़्यादा चीज़ नहीं है। हम एक किसी भी ब्रांड के पास जाते हैं तो हम वहाँ पे लाखों, हज़ारों, करोड़ों रुपए निकालने के लिए तैयार होते हैं। तो ये तो वो चीज़ है जिससे आप आपने हम सबको पता है कि एक बंदे की जान बचाने का मतलब पूरी इंसानियत की जान बचाना है। हाँ। तो इसमें आप अपना हिस्सा डाल के आपको खुद भी अच्छा फ़ील होगा, लेकिन हमें यहीं से स्टार्ट लेना और पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली हमारे यहाँ अपनी मदद आपके तहत ही होता है। ज़्यादातर चीज़ों के अंदर बिल्कुल। सिविल सोसाइटी खुद ही आगे बढ़कर करती है। मुझे आपकी बात से एक आइडिया ये भी ज़हन में आया, और हमारे यहाँ गर्मियों में होता भी है कि मेरी वालदा भी, मेरी सास भी है, मैं भी, हम लोग ये करते हैं कि पानी की बोतलें जितनी घर में होती है वो सब भर के फ्रिज में रख देते हैं। सो जब बिल्कुल। हमारी हाउस हेल्प जा रही होती है, ड्राइवर जा रहा होता है, दिन में होता है, तो उसको वो ठंडा पानी ताकि मिल जाए। हुँ। तो उसमें हम शायद ये कर सकते हैं कि उसमें एक ओआरएस का साशे डाल दें, क्योंकि जैसे आपने कहा कि अगर पूरे दिन में वो ओआरएस पीते हैं तो वो नुकसानदेह नहीं है। तो ये बहुत छोटी-छोटी सी चीज़ें हैं जिसमें शायद हमारे बहुत ज़्यादा वसाइल भी नहीं लगेगा, वक़्त भी नहीं लगेगी, मेहनत भी नहीं लगेगी, लेकिन आपको नहीं पता कि किस तरह से आप एक-दूसरे की मदद कर रहे होते हैं। और अगेन काइंडनेस का मुझे लगता है सबसे खूबसूरत बात यही है कि ये विशेष साइकिल की तरह से चलता है। आपकी कोई बात आज की बात में आज का कोई मशवरा भी ऐसा हो सकता है जो किसी के काम आ जाए और वो आपके लिए सदका जारिया साबित हो। सो मैं अक्सर ये बात कहती हूँ कि चाहे वो ऑटिज़्म के हवाले से हो, आज भी हमने अब्दुल्ला की बात कर ली, हुँ। चाहे उसके अलावा किसी और टॉपिक के हवाले से भी हो, लेकिन आपकी बात, आपका जुमला, आपका मशवरा, क्योंकि रिलीजियसली भी ये हमें बताया जाता है कि आपके ऊपर मशवरा एक ज़िम्मेदारी है। सो उसको हमेशा बहुत सोच समझ के देना चाहिए, और आपका अच्छा मशवरा, अच्छी बात, अच्छी सलाह जो है वो आपके लिए सदका जारिया भी साबित हो सकती है। सो बिल्कुल जैसे आपने कहा कि पानी का आप कूलर लगवा दें, मस्जिद के बाहर लगे हुए होते हैं, गलियों में लगवा दें। परिंदों के लिए रखी है। परिंदों के लिए रखें, एग्ज़ैक्टली। अच्छा, ये तो हमने आजकल, मुझे लगता है कि अब ये चीज़ कहीं न कहीं ख़त्म होती जा रही है।
लेकिन परिंदे भी खत्म होते जा रहे हैं, उस तरह से आपको नहीं नज़र आते कि उनके लिए पानी रखा हो। पहले बहुत होता था कि छतों के ऊपर लोगों ने पानी रखा हुआ है, खाना रखा हुआ है उनके लिए। लेकिन हमें इस चीज़ को दोबारा से ज़िंदा करना पड़ेगा ना। हमें इस चीज़ के ऊपर काम करना चाहिए कि जब हम ये सोच रहे हैं कि हम पानी की बॉटल भर के रख दें, जो भी खाली हो रही है कि वो आते-जाते मज़दूर को या किसी को, अगर किसी को ज़रूरत पड़ी तो हम दे दें। तो हमें परिंदों का भी ख़्याल रखना पड़ेगा। आप किसी भी मिट्टी के बर्तन में या कोई भी आप ले लीजिए, लाज़िम व मलज़ूम थोड़ा-सा खाना, थोड़ा-सा पानी, वो लाज़िम व मलज़ूम अपनी छत पे, अपने घर के बाहर जितना रख सकें वो रखिए, क्योंकि इनको भी प्यास लगती है, इनको भी ज़रूरत होती है, ये भी थक जाते हैं। हीट स्ट्रोक सिर्फ़ इंसानों पे नहीं, इनके ऊपर भी बहुत अलग तरीके से काम करता है। ये भी जगह-जगह मरे पड़े होते हैं, हमें इनका भी ख़्याल रखना है। थैंक यू सो मच डॉक्टर मिश्रा आज आने के लिए, वक़्त निकालने के लिए और हमसे इतने मुफ़ीद मशवरे जो हैं वो शेयर करने के लिए, क्योंकि मैं अक्सर ये बात कहती हूँ, इनफैक्ट इस मौज़ू पर बात करने से पहले भी हम यही बात कर रहे थे कि एक अरसा हो गया है कि हीट स्ट्रोक की वार्निंग्स आती हैं, हीट वेव के बारे में बताया जाता है, लेकिन फिर भी हम उसको उस तरह से फ़ॉलो नहीं कर पाते। हमें लगता है कि बहुत ही मुश्किल काम करना पड़ेगा, या हमें लगता है कि जिसको हीट वेव या हीट एक्सर्शन हो रही है तो बस अब वो अस्पताल ही जाएगा, उससे पहले कोई इलाज नहीं हो सकता। आपने बहुत आसानी से हमें ये बताया कि रोज़ाना की बुनियाद पे हम क्या ऐसा कर सकते हैं कि हम खुद भी और हम अपने प्यारों को भी उस हीट एक्सर्शन से या हीट स्ट्रोक से बचा सकते हैं। हमारी हमेशा कोशिश होती है कि उन मौज़ूआत पर बात की जाए और इस तरह से बात की जाए जो मेरे और आपके साथ रिलेट करे, जो एक आम शख्स, एक आम औरत, एक आम आदमी जो हमें देख रहा है, वो उसको समझ भी सके, उसको रिलेट भी कर सके और उसको प्रैक्टिस भी कर सके। वो सभी को पता है कि आपको मेडिकल अटेंशन चाहिए, आपको अस्पताल जाना है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि हमने आज बहुत सारी ऐसी बातें की जो उस स्टेज पर जाने से पहले हमें और हमारे प्यारों को बचा सकती हैं। अगर आपकी भी कोई सजेशन है, आप चाहते हैं कि हम उस मौजू के ऊपर बात करें, आप हमें बता सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम उस पर एक्सपर्ट बुलाकर उनसे मशवरा लें तो डेफिनेटली आप कमेंट में सजेस्ट करते हैं। मॉमकास्ट की इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि अभी भी कराची और पाकिस्तान में हीट वेव बाकी है। ऑल्दो आज और कल मौसम थोड़ा सा बेहतर था, लेकिन अभी भी बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आप को, अपने बच्चों को, अपने बुज़ुर्गों को हीट स्ट्रोक से, हीट एक्सर्शन से बचाएं। मॉमकास्ट को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा।